कि इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक स्टेप भी है एक सिविल सूट का, यानी कि अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज, यानी कि तो ये जो प्रोविजंस हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के, वो एक जनरल प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। प्रिंसिपल क्या है कि जहां तक पॉसिबल हो सके ऐसी कोई भी प्रोसीडिंग है जो कोर्ट ऑफ लॉ में कंडक्ट नहीं करनी चाहिए, जो कि एक किसी भी पार्टी को उसकी एब्सेंस में डेट्रीमेंट करती हो, उसको हानि पहुंचा रही है, ऐसी कोई भी प्रोसीडिंग है वो कोर्ट ऑफ लॉ में कंडक्ट नहीं होनी चाहिए। और ये जो प्रोविजन है वो हमारे ऑर्डर 9 में प्रोवाइड किए गए हैं। ऑर्डर 9 है वो पार्टीज की अपीयरेंस के रिगार्डिंग एंड उनके कॉन्सिक्वेंसेस जब वो पार्टीज अपीयर नहीं होती, यानी कि उनके नॉन अपीयरेंस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं उनके रिगार्डिंग है जो प्रोविजन प्रोवाइड करती है। और इसमें उनकी जो रेमेडीज हैं, यानी कि अगर सूट नॉन अपीयरेंस की वजह से कोई डिसमिस हो गया है या एक्स पार्टी हो गया है तो उसकी रेमेडीज के रिगार्डिंग प्रोविजंस भी इसी ऑर्डर के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। तो चलिए इन सभी टॉपिक्स को हम डिटेल में विद डायग्राम्स पीपीटी फॉर्मेट के अंदर देखते हैं क्या कहता है सीपीसी का ऑर्डर 9। तो जैसे कि हमने सिविल स्टेजेस ऑफ अ सिविल कोड की जो वीडियो थी उसमें देखा था कि किस तरह से एक सूट है वो फाइल होता है, किस तरह से वो आगे चलता है। तो उसी के अंदर इस स्टेज पर पहुंचने से पहले एक स्टेज आती है समनिंग की, जहां पर पार्टीज को सम्मन किया जाता है कि वो डेट फिक्स डेट के अंदर जो कि सम्मन्स के अंदर फिक्स की गई है उस दिन इन पर्सन या बाय देयर प्लीडर्स के थ्रू अपीयर हो इन द कोर्ट। तो जब सम्मन्स के अंदर जो डेट फिक्स होती है उस दिन दोनों पार्टीज हैं वो अपीयर होती हैं। और यहाँ पर जो रूल 1 है वो इसके बारे में कहता है, लेकिन यहाँ पर रूल 12 क्या कहता है कि जहां पर एक प्लेंटिफ या एक डिफेंडेंट जिसको ऑर्डर किया गया है इन पर्सन अपीयर होने के लिए और वो अपीयर नहीं होता और एक सफिशिएंट कॉज उसकी नॉन अपीयरेंस के लिए शो नहीं करता, तो उस केस के अंदर कोर्ट है जो उस सूट को डिसमिस कर सकती है अगर वह प्लेंटिफ है। यानी कि अगर प्लेंटिफ नहीं अपीयर होता तो वहां पर उस सूट को डिसमिस कर सकती है और प्रोसीड कर सकती है एक्स पार्टी अगर वो डिफेंडेंट है। यानी कि अगर वो डिफेंडेंट नहीं आता, नॉन अपीयरेंस किसकी है, डिफेंडेंट की, तो उस केस में एक्स पार्टी की प्रोसीडिंग कर सकती है। एक्स पार्टी डिटेल जो प्रोविजंस हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसी में अभी अपीयरेंस के रिगार्डिंग ही डिस्कस करने वाले हैं। अब सेकंड उसके बाद में बात आती है रूल 3 की, जिसमें क्या कहा गया है कि जहां पर नाइदर पार्टी अपीयर्स, यानी कि दोनों पार्टी ही उस फिक्स डेट के ऊपर नहीं आई, तो उस टाइम के लिए क्या प्रोविजन है सीपीसी में, उस टाइम कोर्ट किस तरह से प्रोसीड करेगी उस सूट के साथ में। तो वहां पर क्या कहा गया है कि जहां पर कोई भी पार्टी, चाहे वो डिफेंडेंट है चाहे वो प्लेंटिफ है, वो नहीं आता और सूट है वो यहाँ पर हियरिंग के लिए कॉल आउट किया गया है, तो कोर्ट उसे डिसमिस कर सकती है। ये ऑर्डर 9 रूल 3 कहता है। लेकिन वहीं पर रूल 4 क्या कहता है कि ये जो डिसमिसल है वो एक फ्रेश सूट को उसी सेम काज ऑफ एक्शन के ऊपर फाइल करने से बार नहीं करता। ये जो डिसमिसल का ऑर्डर है, यानी कि वो रूल 4 के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक फ्रेश सूट उसी सेम काज ऑफ एक्शन के रिस्पेक्ट में फाइल किया जा सकता है। और प्लेंटिफ है वो यहाँ पर इस डिसमिसल के जो ऑर्डर है उसको सेट असाइड करने के लिए अप्लाई भी कर सकता है कोर्ट में, और वहां पर उसको स्पेशेंट काज शो करने पड़ेंगे उसकी नॉन अपीयरेंस के लिए, और कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि वो क्यों उस दिन नहीं आ सका। और अगर वहां पर अगर कोर्ट को ये लगता है, अगर कोर्ट सेटिस्फाई होती है कि रियल में वहां पर एक स्पेशेंट कॉज था उसकी नॉन अपीयरेंस के लिए, तो वहां पर उस डिसमिसल के जो ऑर्डर हैं उसको सेट असाइड कर सकती है एंड एक फर्दर प्रोसीडिंग के लिए एक डेट है या एक डे फिक्स कर सकती है कोर्ट। अब नेक्स्ट प्रोविजन क्या आते हैं, नेक्स्ट प्रोविजन आते हैं जहां पर प्लेंटिफ अपीयर होता है, ओनली प्लेंटिफ, यानी कि डिफेंडेंट अपीयर नहीं हो रहा, तो उस केस में प्रोविजन कौन कौन से हैं, रूल 6 एंड रूल 10 ऑफ द ऑर्डर 9 प्रोवाइड किए गए हैं। उनमें क्या कहा गया है कि जहां पर प्लेंटिफ अपीयर होता है और डिफेंडेंट नहीं आता, तो यहाँ पर प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा सर्विस ऑफ समन्स ऑन डिफेंडेंट, और अगर सर्विस ऑफ समन्स इज प्रूव्ड हो जाती है तो वहां पर कोर्ट है वो एक्स पार्टी के लिए अगेंस्ट द डिफेंडेंट प्रोसीड कर सकती है और प्लेंटिफ के फेवर में एक डिग्री है वो पास कर सकती है अगर प्लेंटिफ अपना केस प्रूव कर दे। तो ये रूल 6 में प्रोवाइड किया गया है, और ये प्रोविजन है कन्फाइंड है कहाँ तक, ओनली फर्स्ट हियरिंग तक, एंड अपर से अप्लाई नहीं होता सब्सिक्वेंट हियरिंग के ऊपर, यानी कि बाद वाली हियरिंग के ऊपर ये अपने आप अप्लाई नहीं होता। ये ओनली कहाँ तक है, कन्फाइंड फर्स्ट हियरिंग तक। ये एक केस संगम राम सिंह वर्सेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल AIR 1955 में हेल्ड किया गया है। और वहीं पर जो रूल 10 है वो क्या कहता है
कि जहां पर दो या दो से ज्यादा प्लेंटिफ्स हैं एंड उनमें से एक या एक से ज्यादा वन या वन और मोर ऑफ देम उनमें से कोई अपीयर हो जाता है एंड अदर अपीयर नहीं होते, तो वहां पर कोर्ट है वो परमिट कर सकती है कि जो शूट है टू प्रोसीड हो एज इफ ऑल प्लेंटिव हैड अपीयर्ड, जैसे कि सभी के सभी प्लेंटिव आए हुए हैं, इस तरह से उसको आगे फर्दर प्रोसीड किया जाए और मेक सच ऑर्डर एज इट थिंक फिट, और ऐसा कोई भी ऑर्डर कर सकती है कोर्ट जो कि उसे फिट लगता हो। तो ये बात थी जहां पर प्लेंटिफ अपीयर होता है। अब प्लेंटिफ वाला साइड हमने देख ली, अब देखते हैं कि अगर डिफेंडेंट आया है, यानी कि ओनली डिफेंडेंट अपीयर हुआ है लेकिन प्लेंटिफ नहीं आया, उस सिचुएशन में कोर्ट शूट के साथ में क्या करेगी? तो उसके रिगार्डिंग रूल 7 एंड 11 है। वो क्या कहता है कि जहां पर डिफेंडेंट अपीयर हुआ है, प्लेंटिफ नहीं आया, और जो डिफेंडेंट है वो प्लेंटिफ के जितने भी क्लेम हैं उनको एडमिट नहीं करता, चाहे वोली हो या चाहे पार्टली, यानी कि चाहे पूरा पूरा या आधा अधूरा, उनको एडमिट नहीं करता, तो उस सिचुएशन में कोर्ट है डिसमिसिंग द सूट का जो ऑर्डर है वो पास कर सकती है। बट रूल 8 क्या एनेक्ट करता है कि अगर डिफेंडेंट है जो एडमिट कर देता है प्लेंटिफ्स के जित कोई क्लेम्स हैं उनको, या तो पूरा का पूरा क्लेम उसका उसने एडमिट कर लिया या फिर उसका कोई पार्ट है उसने एडमिट कर लिया डिफेंडेंट ने, तो उस सिचुएशन के अंदर कोर्ट है वो पास कर देगी एक डिक्री अगेंस्ट द डिफेंडेंट, उस डिफेंडेंट के खिलाफ, यानी कि जो मैटर उसने एडमिट किया है उस मैटर के रिगार्डिंग इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ एक डिक्री पास कर देगी एंड जो पार्ट रह गया है उस बचे हुए रेस्ट ऑफ द क्लेम को यहाँ पर डिसमिस ऑफ सूट का ऑर्डर है वो पास कर देगी। तो इस तरह से जो कोर्ट है प्लेंटिफ के नया अपीयर होने पर उस जो सूट है उसको डिसमिस भी कर सकती है, और इन केस जहाँ पर डिफेंडेंट ने कुछ क्लेम्स को एडमिट कर लिया है तो उनके रिगार्डिंग में उन फेवर में एडमिट्स जो किए गए हैं उसके फेवर में यहाँ पर पास कर सकती है डिक्री, और जो रेस्ट ऑफ द क्लेम है उनको डिसमिस यहाँ पर कर सकती है उसके रिगार्डिंग उस सूट को। तो यहाँ पर एक नोट करने वाली बात क्या है कि ये जो रूल 8 है वो अप्लाई कौन से केसेस पे होता है? उन केसेस में जहां पर प्लेंटिफ केवल एक है और वो एब्सेंट रहता है, और कहां पर? और जहां पर दो या दो से ज्यादा प्लेंटिफ्स हैं, और जहां और उस केस के अंदर जो जितने भी प्लेंटिफ्स हैं यानी कि ऑल ऑफ देम रिमेन एब्सेंट, और सारे सारे एब्सेंट रहते हैं, तो उन केसेस में ये रूल है वो अप्लाई होगा। और जहां पर मोर प्लेंटिफ्स देन वन एंड वन और मोर ऑफ देम अपीयर, उनमें से एक या एक से ज्यादा अपीयर होते हैं, तो रूल 10 अप्लाई होगा, यानी कि उस केस में रूल 10 अप्लाई होगा। फिर भी यहाँ पर प्लेंटिफ के जो सूट है उसको डिसमिस करना एक सीरियस मैटर है बिना उसे सुने, एंड ये जो कोर्स है वो अडॉप्ट नहीं किया जाना चाहिए कोर्ट के द्वारा अनलेस जब तक कि वो रियली सेटिस्फाइड नहीं होता कोर्ट की ऐसा करना जस्टिस के लिए रिक्वायर्ड है, तब तक है जो किसी भी सूट को वो डिसमिस बिना प्लेंटिफ को सुने नहीं करना चाहिए। बट लेकिन कोर्ट के पास यहाँ पर कोई भी पावर भी नहीं है किसी ऐसे सूट को डिसमिस करने के जिस केस के अंदर प्लेंटिफ है वो अपीयर नहीं होता बिकॉज ऑफ द डेथ, यानी कि ओइंग टू द डेथ वो अपीयर नहीं हो रहा, यानी कि वो उसकी डेथ हो चुकी है, तो उस केस के अंदर कोर्ट है उस सूट को डिसमिस नहीं करेगी। शूट एक बार डिसमिस होने के बाद में रूल 9 क्या करता है? प्लेंटिफ को प्रिक्लूड्स करता है उसके बाद में एक फ्रेश सूट उसी सेम काज ऑफ एक्शन के ऊपर फाइल करने से, लेकिन यहाँ पर फिर भी वो अप्लाई कर सकता है उस ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ डिसमिसल है उसको सेट असाइड करने के लिए है जो वो व्यक्ति जो प्लेंटिफ है वो अप्लाई कर सकता है कोर्ट में। एंड अगर कोर्ट सेटिस्फाई होती है कि वहाँ पर एक सफिशिएंट कॉज था उसकी नॉन अपीयरेंस के लिए, तो कोर्ट उस ऑर्डर को यानी कि ऑर्डर ऑफ डिसमिसल को वो सेट असाइड कर सकता है और फर्दर प्रोसीडिंग के लिए एक डे फिक्स कर सकता है। तो यहाँ पर जो सफिशिएंट कॉज है उसकी नॉन अपीयरेंस के लिए वो किस आधार पर हम डिटरमाइन करेंगे? वो क्या है कि प्रत्येक केस के अंदर डिफरेंट उस केस की सर्कमस्टेंसेस या फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कौन क्या सफिशिएंट कॉजेज हैं और क्या नहीं है। इसके रिगार्डिंग जो कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर लिबरल और जनरस है वो अडॉप्ट करनी चाहिए इस सिचुएशन के अंदर। यहाँ पर एक सिचुएशन क्या है कि जहाँ पर एक पार्टी के खिलाफ एक ऑर्डर है वो मेड किया जा चुका है, यानी कि ऑर्डर दिया जा चुका है डिसमिसल का, एंड वो है जो अपीयर होता है उसी सेम डे और प्रे करता है रिकॉलिंग के लिए उस ऑर्डर को, तो नॉर्मली क्या है कि उसकी जो प्रेयर है वो शुड बी ग्रांटेड बाय द कोर्ट। वहीं पर यहाँ पर रूल 9(2) क्या कहता है? सब रूल 2 क्या कहता है? बिफोर सच ऑर्डर इज पास, ऐसा ऑर्डर पास करने से पहले कोर्ट को यहाँ पर एक नोटिस है वो सर्व करना चाहिए अपोजिट पार्टी को। अब देखते हैं रूल 11 की बात करते हैं जिसमें प्रोसीजर क्या दिया गया है इन केस ऑफ नॉन अटेंडेंस ऑफ वन और मोर ऑफ सेवरल डिफेंडेंट्स, यानी कि सेवरल डिफेंडेंट्स है तो उस केस में एक या एक से ज़्यादा कोई नॉन अटेंडेंस है किसी डिफेंडेंट की, तो उस केस में प्रोसीजर क्या होगा? तो उस केस में जहाँ पर मोर डिफेंडेंट्स है देन वन,
तो उस केस में एक वन या वन और मोर उनमें से कोई अगर आता है, अपीयर होता है, तो उस केस में तो सूट है वो शैल प्रोसीड होगा और कोर्ट क्या करेगा, एक ऐसा ऑर्डर कर देगा जो कि उसे फिट लगे विद रिस्पेक्ट टू द डिफेंडेंट, उन डिफेंडेंट के रिस्पेक्ट में जो कि वहां पर अपीयर नहीं हुए। कब? एट द टाइम ऑफ द प्रोनाउंसिंग द जजमेंट, जजमेंट प्रोनाउंस करने के टाइम उन डिफेंडेंट्स को ध्यान में रखा जाएगा जो कि अपीयर नहीं हुए। तो उसके रिगार्डिंग जो भी कोर्ट को ठीक लगे ऐसा ऑर्डर कोर्ट कर सकता है। अब यहाँ पे एक सिचुएशन और राइज होती है, वो क्या है कि जहां पर सम्मन है वो सर्व नहीं होता डिफेंडेंट को, तो उस केस में क्या होगा? तो यहाँ पर एक फंडामेंटल रूल है लॉ ऑफ प्रोसीजर का कि जो पार्टी है उन्हें एक फेयर और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी जरूर देनी चाहिए अपना जो भी केस है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसा कि हमने इस वीडियो के शुरू में भी देखा था, एक जनरल प्रिंसिपल जिसमें किसी भी प्रोसीडिंग को यहाँ पर उस पार्टी के खिलाफ नहीं शुरू किया जा सकता जो कि प्रेजेंट नहीं है। उसी के आधार पर यह है कि उसको एक रीजनेबल और फेयर अपॉर्चुनिटी मिलना मस्ट है। तो यहाँ पर इस पर्पज के लिए उस लीगल प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग, यानी कि उस डिफेंडेंट के खिलाफ एक लीगल प्रोसीडिंग है वो इनिशिएटेड हो चुकी है, तो उसके रिगार्डिंग एक नोटिस है उसे जरूर दिया जाना चाहिए। तो ये एक सर्विस ऑफ सम्मन क्या है कि डिफेंडेंट पे वो एक कंडीशन प्रेसिडेंट है टू ए फेयर ट्रायल, एक फेयर ट्रायल के लिए अगर कोई सम्मन्स डिफेंडेंट के पे सर्व नहीं होते और उसे एक रीजनेबल टाइम नहीं दिया जाता, स्पेशल टाइम नहीं दिया जाता अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने केस को वहां पर इफेक्टिवली रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उस सिचुएशन में कोई भी जो डिक्री है उसके खिलाफ पास नहीं की जा सकती। अब यहाँ पर रूल 2 ऑफ ऑर्डर 9 का क्या कहता है कि एक सूट है उसको डिसमिस किया जा सकता है जहां पर एक सम्मन है वो सर्व्ड नहीं होता ऑन द प्लेंटिव्स फेलियर के ऊपर। प्लेंटिव का फेलियर किस तरह का है कि उस सर्विस ऑफ सम्मन्स टू द डिफेंडेंट के लिए उसने कॉस्ट है वो पे नहीं की, या फिर उसने प्लेंट की जो कॉपीज हैं वो प्रेजेंट नहीं की, उस तरह की किसी फेलियर के लिए, यानी कि वो प्लेंटिव का फेलियर है, तो उस केस में यहाँ पर अगर सम्मन सर्व नहीं होता तो वहां पर सूट है वो मे बी डिसमिस्ड हो सकता है। एंड इन केस अगर ऐसा फेलियर प्लेंटिव की तरफ से हो रहा है उसके बावजूद भी अगर डिफेंडेंट अपीयर हो जाता है इन पर्सन या फिर अपने ऑथोराइज एजेंट के थ्रू उन फिक्स डे के ऊपर, तो उस केस में यहाँ पर ऐसा ऑर्डर है जो डिसमिसल का ऑर्डर है वो पास नहीं किया जाएगा। और प्लेंटिव क्या है कि ऐसे डिसमिसल के ऑर्डर के बाद में एक फ्रेश फाइल शूट भी कर सकता है अंडर रूल 2 इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन, और अप्लाई क्या कर सकता है उस डिसमिसल के जो ऑर्डर है उसको सेट असाइड करने के लिए। और अगर कोर्ट सेटिस्फाई होती है कि यहाँ पर एक सफिशिएंट कॉज है उस फेलियर के लिए, तो कोर्ट है वो उसके ऑर्डर को है वो सेल क्या करेगी, सेट असाइड करेगी उस डिसमिसल के ऑर्डर को और फिक्स कर देगी एक डे फॉर द प्रोसीडिंग विद द ट्रायल, उस ट्रायल के साथ में प्रोसीडिंग के लिए। तो ये रूल 4 कहता है। तो हमने इस यहाँ पर देखा है कि रूल 2 किस तरह से प्रोविजन प्रोवाइड करता है जब एक सम्मन है वो डिफेंडेंट पे सर्व नहीं होता। वहीं पर अगर हम रूल 5 की बात करें तो वो क्या कहता है कि जहां पर एक प्लेंटिव है वो फेल हो जाता है फ्रेश सम्मन्स को अप्लाई करने में पर 7 डेज के आफ्टर द सम्मन्स ऑन ए डिफेंडेंट्स या फिर वन ऑफ द डिफेंडेंट्स, यानी कि जहां पर 2 या 2 से ज्यादा डिफेंडेंट्स हैं, इज रिटर्न्ड अनसर्व्ड, यानी कि कोई सम्मन्स है वो अनसर्व्ड रिटर्न हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में अगर प्लेंटिव फेल हो जाता है फ्रेश सम्मन्स को अप्लाई करने में 7 डे में, तो वहां पर कोर्ट है वो सूट को डिसमिस कर देगी अगेंस्ट दैट डिफेंडेंट या सच डिफेंडेंट्स, यानी कि वो डिफेंडेंट्स जिनके खिलाफ वो अनसर्व्ड आया है। बट अगर विद इन द टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड के अंदर अगर प्लेंटिव सेटिस्फाई कर देता है कोर्ट को क्या कि वो फेल्ड हुआ है इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट, उसने सारे के सारे प्रयास कर लिया, अपना बेस्ट एफर्ट दे दिया है, किस लिए, टू डिस्कवर करने के लिए द रेजिडेंस ऑफ द डिफेंडेंट, जो कि एज जिसको जो सम्मन है अभी तक सर्व नहीं हुआ है। सेकंड क्या है कि ऐसा डिफेंडेंट है वो अवॉइड कर रहा है सर्विस ऑफ प्रोसेस की। या फिर थर्ड क्या है कि देयर इज एनी अदर सफिशिएंट कॉज है फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम, टाइम एक्सटेंशन के लिए कोई अदर सफिशिएंट रीजन है, तो उस केस में कोर्ट है वो उस टाइम पीरियड को जितना कोर्ट को ठीक लगे उसको एक्सटेंड कर सकती है। अगर प्लेंटिफ का जो सूट है डिसमिस कर दिया जाता है बाय द कोर्ट विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन टाइम, लिमिटेशन का जो पीरियड है उसके अंदर कोर्ट के द्वारा उसके सूट को है वो डिसमिस कर दिया जाता है, तो उस केस के अंदर है जो वो फ्रेश सूट फाइल कर सकता है उसी सेम कॉज ऑफ एक्शन के रिगार्डिंग। ये हमारा रूल 5 कहता है। तो ये थे आज के प्रोविजन रिगार्डिंग द अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टी। अब बात आती है एक्स पार्टी डिक्री की, यानी कि एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स है डिफेंडेंट के खिलाफ किस तरह से होती है, किस तरह से एक्स पार्टी डिक्री को सेट असाइड किया जाता है, इसके रिगार्डिंग रेमेडीज के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस हैं, यानी कि रूल 13, उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो के अंदर जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया गया है विद द डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनके भी कोई डाउट्स हैं इसके रिगार्डिंग तो वो भी क्लियर हों।